नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग मास वेट और डेंसिटी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले मोशन ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर। और इस टॉपिक के साथ यानी कि आज हम लोग क्लास नंबर 8 देख रहे हैं। इस टॉपिक के साथ आपका देखिए मास और जो वेट है ये टॉपिक कवर हो जाएगा कंप्लीट। जितना भी कंसेप्ट इसमें थे आपको सारे कंसेप्ट दे दिए गए हैं। इसके कंसेप्ट पे बेसिक्स जितने भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं। मास और वेट से टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको 4 आवर प्लस यानी अप्रॉक्स 5 घंटे का केवल मैंने न्यूमेरिकल सेशन करवाया है, जिसमें आपका पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो आगामी पूछे जा सकते हैं। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। तो इससे बाहर अब आपको कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक का कोई भी एक पॉइंट भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपका बच गया है क्या सेक्शन, थ्योरी वाला सेक्शन। तो थ्योरी में जैसे कि आप देखेंगे ये कंटेंट आपको आज इस वीडियो के बाद अपलोड दिखा आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन में। तो जैसे कि जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, तो इस प्रकार से हर एक चीज हमने लिख भी दिया है। तो ये ऐसा है कि आप इसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना है, एक बार वीडियो आप देख लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं मास वेट डेंसिटी का ये नोट्स है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, रेलवे कैंपस टेलीग्राम चैनल को भी और फोकस स्टडी विद अभी चैनल के में भी, क्योंकि इसी चैनल पे आज मैं रात 10 या 11 बजे तक, ठीक है ना, आपको ये कंप्लीट PDF मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ये, ठीक है। लेकिन एक चीज को समझ लीजिएगा कि केवल नोट से क्या चीजें हो जाएगी। अगर आप देखेंगे जब एप्लीकेशन में जब हम लोगों ने क्लास किया है मास वेट डेंसिटी की, तो इस मास वेट डेंसिटी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मास वेट डेंसिटी क्लास नंबर 1 ये 1 घंटे 40 मिनट की ये क्लास है, ये मैंने यूट्यूब पर भी डाली है, तो आप इसे जरूर से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर आप क्लास नंबर 2 देखेंगे 1 घंटा 47 मिनट है। फिर क्लास नंबर 3 देखेंगे तो 1 घंटा 21 मिनट का ये लेक्चर हो गया। और मास वेट डेंसिटी का नेक्स्ट क्लास यानी 1 घंटे का ये अप्रॉक्स है। तो यानी कि यहां तक अगर आप देखेंगे और इसके बाद यहां से आप जब देखेंगे तो ये आपको सेक्शन दिखेगा न्यूमेरिकल, यहां से PYQ है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो अगर आप समय अवधि देखेंगे तो 1 घंटा 34 मिनट इधर है, 1 घंटा 15 और इधर 1 घंटा, यानी कि वही मैंने कहा कि लमसम 4 आवर प्लस आपका केवल मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाया है। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 घंटा 41 मिनट यहाँ, यानी कि ये आपके हो गए 3 घंटे इधर, और इधर हो गया आपको 4.5 और इधर हो गया यानी 5, यानी कि 6 घंटे का आपका पूरा थ्योरी लेक्चर यहाँ मैंने दिया है। तो अगर ये 6 घंटा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर देखिए कोई मतलब बनता नहीं। हाँ, अगर आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप है तो फिर इस 4 घंटे का सेशन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में अपलोडेड है। बाकी जो इंटरेस्टेड है तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। एकदम मिनिमम फी है आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 399, और इसमें आपका कंप्लीट पैकेज है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है और बेसिक साइंस भी। और जब भी आप कोर्स को परचेस करेंगे तो आप हमें इस नंबर पे जरूर क्या करना है, मैसेज करना है, ताकि आपको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा 7909004902 पे, जहां पे आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस की कंप्लीट वीडियो वहां पे डाल दी गई है। चलिए भाई, तो आज का जो सेशन हमें स्टार्ट करना है क्या है, मास वेट डेंसिटी का अंतिम टॉपिक है मोशन ऑफ लिफ्ट यानी कि एलिवेटर। तो देखिए अभी आप पूरा कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, लिखने में आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हर एक पॉइंट लिख दी गई है। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा स्पेस लेंगे, इन सारी चीज़ों को हटा लिया जाए क्योंकि ये हमारा काम यहाँ से खत्म होता है। क्योंकि देखिए अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी ऐसा नहीं कि आपको कोई किताबें अगर नहीं भी है या कौन सा क्वेश्चन लगाना है वो मैंने करवा दिया है। अब उस लेवल पे कराने के बाद मैंने अब जब आपको PYQ कराया तो वो भी मैंने बताया कि देखिए कितनी इजी सवाल हो जाते हैं आपके PYQ यानी आयोग जब पूछती है। तो चलिए खैर, मोशन ऑफ लिफ्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जब हम बात कर रहे होंगे लिफ्ट की तो मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर बार बार बनाऊंगा, तो आपको ये समझ जाना ये क्या है, आपकी लिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, आपकी लिफ्ट है। तो इस लिफ्ट की क्या होगी, अपनी कोई मास होगी, होगी या नहीं होगी भाई, ठीक है। अब एक चीज ये समझना, ये क्या आपको, तो ये है आपकी रोप, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसे, हम लोग रस्सी कहेंगे, ठीक। इस रस्सी से क्या होती है, जुड़ी होती है आपकी लिफ्ट, और इसी लिफ्ट के अंदर खड़े होते हैं आप या कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा। तो इस व्यक्ति का क्या हम लोग लेंगे, एक मास लेंगे स्मॉल m, तो इसे हम कह रहे होंगे मास ऑफ
अ मैन, यानी कि आदमी की क्या है, ये द्रव्यमान है। क्लियर है भाई। अब आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है कि वेट के बारे में। तो वेट अगर पूछा जाए इस व्यक्ति का किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वेट्स टुवर्ड्स क्या होता है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस व्यक्ति पे जो वेट, जो भार काम कर रहा होगा, वेट क्या है सबसे पहले ये बताइए। वेट क्या है, एक प्रकार का क्या है, बल है, यानी कि क्या है आपका एक फोर्स है। कैसा फोर्स है, तो पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से या जिस गुरुत्व बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होती है, वही बल उस वस्तु का क्या होता है, भार होता है। यानी ये आपका जो वेट इस व्यक्ति पे जो काम कर रहा होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता होना चाहिए न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, आप जितना फोर्स कोई भी एक वाल पे लगा रहे होते हैं तो उतना ही रिटर्न में आपको क्या कर रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होता है। ये आपने पढ़ा है। उसी प्रकार लिफ्ट के केस में आपको समझना है कि लिफ्ट में ये जो खड़ा व्यक्ति है, इसके नीचे जो एक फोर्स काम कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा, तो इसे हम कहेंगे वेट इसका काम कर रहा होगा। यानी mg क्या है, इस व्यक्ति का वेट है। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस व्यक्ति के जस्ट परपेंडिकुलर एक और फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, या नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आर क्या होगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये क्या होगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में आपका वेट काम करेगा जस्ट उसके अपोजिट एंड परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल, क्योंकि इसमें नाम में ही आपका आया हुआ नॉर्मल। नॉर्मल का कहने का मतलब ही एक है, क्या है कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स काम कर रहा होगा। यानी कि इस व्यक्ति की अगर बात की जाए तो इस व्यक्ति का जब हम एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे तो इसका अपना एक नीचे क्या काम करेगा, वेट काम करेगा। वेट बोले तो mg काम कर रहा होगा, ठीक है। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक और फोर्स की जिक्र की है आपको, ये कौन सा फोर्स है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। यानी आर बोल दे तो क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होगा, वेट, यानी कि भार। यहां तक चीजें समझ में आई है या नहीं आई, ये बताइएगा। दूसरी बात, आपने अभी तक ये भी पढ़ लिया स्मॉल जी के बारे में, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, यानी गुरुत्वीय त्वरण हम इसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू भी आप सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी की वेरिएशन भी आपने देख रखा है, आपने एक फॉर्मूला भी याद कर रखा है। जी क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा। ये ओवरऑल, अब यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स में, ये सारी चीजें लिखी गई है। एक बार हम इसे डिस्कशन कर लेंगे ताकि आप नोट्स जब पढ़ रहे होंगे तो कोई भी दुविधाएं नहीं आपको महसूस होगी। स्मॉल एम क्या है, उस लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ मैन हो जाएगा। mg क्या है, एक्चुअल वेट ऑफ अ मैन, यानी कि जो व्यक्ति उस लिफ्ट के अंदर खड़ा है उसका वेट, यानी क्या हो गया, mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, और जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रू वेट। ट्रू वेट क्यों, क्योंकि उसका एग्जैक्ट जो भार है, यानी कि जो प्लैनेट में जो खड़ा होगा वो व्यक्ति, यानी कि अर्थ जिस फोर्स से, जिस गुरुत्व बल से उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, उस व्यक्ति को खींच रही होगी, वही उसका क्या होगा, वेट, यानी कि ट्रू वेट होगा। या इसी को हम लोग वास्तविक भार भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रू वेट, वास्तविक भार, या फिर एक्चुअल वेट ऑफ अ मैन। स्मॉल जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और ए क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब इसको भी समझ लीजिएगा, जैसे ये आपने जो लिफ्ट देखा है, अब भाई ये लिफ्ट का क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा, या तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, है ना, आप जब ऊपर फ्लोर में आपको जाना होता है, थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में, तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी। जब आपको ग्राउंड फ्लोर में आना होता है तो फिर ये लिफ्ट को क्या करना होता है, नीचे आना पड़ता है। तो लिफ्ट ऊपर जाएगी या लिफ्ट नीचे आ रही, यानी कि क्या हो गया, बॉडी मोशन में आ गया, यानी कि लिफ्ट क्या हो गया आपका, मोशन में आ गया, यानी कि लिफ्ट क्या हो गया, गतिमान हो गई है। अगर मोशन आ गया तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे स्मॉल ए से। बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि जिस बल से किसी भी, मतलब कि जिस बल से पृथ्वी या प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट को जब खींच रही होती है तो मोशन में आ जाता है वो ऑब्जेक्ट। मोशन में आना है यानी कि उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमने बता दी है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है समझने में। यानी अभी एक तो ये आपको सबसे पहले ये समझ लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बात करेंगे आज के पूरे क्लास में, तो एक व्यक्ति होगा लिफ्ट में खड़ा। चलिए यहां पे मैं आपको और भी बेसिक से और भी चीजें क्लियर करा देता हूं। ये हो गया आपका लिफ्ट, और ये हो गया आपकी रोप यानी कि रस्सी, और इसमें खड़ा है ये व्यक्ति। अब मैं जस्ट मान के चल रहा हूं ये लिफ्ट क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है ए एक्सेलरेशन से, या लिफ्ट नीचे आ सकता है ए एक्सेलरेशन से। कोई दिक्कत नहीं है सर।
अब मैंने ये बताया कि इसमें फोर्स क्या क्या काम करेगा, तो ये बताइए। तो सबसे पहला जो फोर्स काम करेगा इस व्यक्ति के जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं एक्चुअल वेट, या इसे हम क्या कहते हैं ट्रू वेट, जिसका वैल्यू क्या होगा mg। क्लियर है? m क्या है? मास ऑफ ये व्यक्ति का मास है, यानी कि मास क्या होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की मात्रा, और ये g क्या हो गई गुरुत्वीय त्वरण। और दूसरा कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, तो इस व्यक्ति के जस्ट परपेंडिकुलर, या फिर इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं। ये और भी डिटेल है नॉर्मल रिएक्शन जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, उसमें आपको मैकेनिक्स पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो उसमें और भी डिटेल हम लोग करते हैं। तो इसके जस्ट आप इतना समझिए, उस व्यक्ति के परपेंडिकुलर या इस सरफेस यानी लिफ्ट का जो बेस है इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है भाई। चलिए अब एक चीज मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, ये चीज को बताइएगा। धीरे धीरे मैं अब आपके इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस अंदर आ रहे हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। जैसे कि यहां इस सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दी गई है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्स काम कर रहा होगा। एक फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड में 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा होगा, और जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। अब जस्ट कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस आप लगाकर हमें ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है किस साइड मोशन करना स्टार्ट कर देगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट को आप किधर देखेंगे जाते हुए। तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट को अभी आप जो यहां पर देख रहे होंगे, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद आपको यहां पर दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ऐसा क्यों? अब इसको बताइए मुझे, ऐसा क्यों ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिख रहा होगा आपको? ये ऑब्जेक्ट ऐसा इसलिए यहां पर दिख रहा होगा क्यों? अब ये ऑब्जेक्ट इस साइड क्यों नहीं आ गया? ऐसा इसीलिए नहीं आया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्स काम कर रही है, एक हो गया आपका F1 और एक हो गया आपका F2। लेकिन जो F1 फोर्स है उसकी जो वैल्यू है 10 न्यूटन, और इसके जस्ट F2 की बात कर ले जो उसकी वैल्यू है क्या है आपकी, वो है 3 न्यूटन। तो दोनों में जब कंपैरिजन की जाएगी तो कॉमन सेंस है फोर्स 1 जो है ग्रेटर देन F2 से है, यानी जो फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड में वो अधिक फोर्स लगने के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस ऑब्जेक्ट का मोशन इधर दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर है? क्यों दिखाया गया? क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है इस साइड में ज्यादा लग रहा है। यानी कि अगर मैं नेट फोर्स आपसे पूछूं इस ऑब्जेक्ट में कितना काम कर रहा है, नेट फोर्स, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर 3 न्यूटन, यानी कि इधर 10 लोग इधर क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को मिलके खींच रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में खींचा जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, कितने फोर्स से? 10 न्यूटन से, यानी 10 लोग खींच रहे हैं। और इसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग खींच रहे हैं? 3 लोग खींच रहे हैं। ये फोर्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहा है। कितना फोर्स काम कर रहा है? 3 न्यूटन। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें इतना तो पता है, एक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ये दोनों कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल ईच अदर और ये कैंसिल ईच अदर। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ये 3 व्यक्ति और ये 3 व्यक्ति के बराबर खत्म हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है कितने व्यक्ति मिल करके, तो आप जब काउंट करेंगे तो ये आपका टोटल ये मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति, यानी कि 7 न्यूटन फोर्स। यानी जो F नेट इसमें कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर F1 माइनस F2 हम कर देंगे तो 10 माइनस 3, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना नेट फोर्स काम कर रहा है? 7 न्यूटन। और ये ऑब्जेक्ट जो मोशन में आया है ए एक्सेलरेशन से, जो ऑब्जेक्ट में देखिए बीपीएससी का अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो ये जब इतना डिटेलिंग आप जब कर रहे होंगे ना, तब उनके जब सवाल आएंगे ना तो बड़े ही आराम से बनाएंगे। या जेपीएससी का अगर आप पेपर देंगे, अब सीबीटी 2 में इसका हम जब आगे देख रहे होंगे एप्लीकेशन, वहां से सवाल बनेगा, उसके एप्लीकेशंस आपके हर एग्जाम में सवाल बनेंगे। इसीलिए चीजों को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि वहां आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कर पाए। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट में जो मोशन आया है, यानी ए एक्सेलरेशन से जो ये ऑब्जेक्ट यहां मूव कर गया है, ये कौन सा फोर्स के कारण? तो ये आपका 7 न्यूटन फोर्स के कारण। ये 3 न्यूटन जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया? कैंसिल ईच अदर कर लिया। यहां तक चीजें क्लियर है यानी? ये बताइए। यानी आप एक बात बताइए, आपने पढ़ रखा है स्पीड एंड वेलोसिटी, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है या नहीं भाई? यानी एफ नेट इक्वल्स टू क्या वैल्यू आया है? एफ नेट इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आई है 7 न्यूटन, आई है ना ये वाली। तो एफ नेट इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एफ नेट की वैल्यू कितने है? 7 न्यूटन इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीजें लिख सकती है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अभी पूरी की पूरी इस चैप्टर में आपका काम आने वाला है। तो हमने आपको क्या क्या यहाँ पे समझा दिया
कि यहाँ पे आपको ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा, ये नेट फोर्स काम करने के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या आया, मोशन में। और नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 7 न्यूटन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इसमें जो लगा हुआ फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यही बॉक्स में जस्ट अपोजिट इधर 8 न्यूटन हो जाता और इधर 2 न्यूटन होता, तो भाई ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता, इधर मूव करने लग जाता। चलिए अब इसे हम लोग यहां से हटाएंगे, स्पेस लेंगे। अब धीरे धीरे और भी चीजें हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज को आपको समझना होगा। एक अभी मैंने आपको बताया ट्रू वेट के बारे में, है ना। मैंने अभी आपको बताया एक ट्रू वेट, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको अभी, ट्रू वेट के बारे में बताया, या फिर आप इसी क्या कहते हैं, एक्चुअल वेट, है ना। या आप इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल वेट, और हिंदी में हम इसे कह देते हैं वास्तविक भार। यानी कि जो आपका भार है उसे हम कहते हैं वास्तविक भार या फिर ट्रू वेट। और एक और चीज है आपको, और जो आपको इस चैप्टर में यूज होगा, देखिए जो जो चीजें आपको यूज होगी वो पहले समझ लीजिए। एपरेंट वेट, है ना। क्या है ये आपका एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब नाम में चलेंगे हम लोग, क्योंकि नाम में ही सब चीज छुपी होती है। आभासी भार, है ना। क्या है ये भैया, ये आभासी भार है। तो समझिए ये क्या है, वास्तविक है। यानी कि वास्तविक जीवन में जो आपकी कठिनाइयां है वो वास्तविक है। बाकी आप जो चीजें, जैसे कि कोई भी चीज आप सोशल मीडिया में डाल रहे होते हैं, रियलिटी वो होती नहीं है ना। लेकिन वास्तविक मतलब कि वास्तविक भार, यानी कि आपका जो एक्चुअल वेट है, यानी कि ट्रू वेट जो है, ठीक। लेकिन जब बात कर रहे होंगे एपरेंट वेट यानी आभासी भार, यानी कि ये ट्रू वेट नहीं है, ये आपको आभास होता है। यानी आपको ऐसा आभास होता है कि आप स्विट्जरलैंड गए हैं, है ना। आपको ऐसा आभास होता है, आप कहीं भी जैसे कि उत्तराखंड चले गए तो ऐसा फील होता है कि भाई आप स्विट्जरलैंड चले गए हैं, लंदन, ऐसा आपको आभास हो रहा है। यानी आभास भार, ये एक्चुअल वेट नहीं है। आपका वास्तविक भार है 60 न्यूटन। बट आप जब लिफ्ट में चढ़ रहे होते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका भार बहुत कम गया, होता है कि नहीं। मैं अभी आपको बताऊंगा कब आप लिफ्ट में चढ़ेंगे तो आपका भार कम होगा, कब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो आपका भार अधिक होता है। तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपका भार कम गया है 40 न्यूटन, ये आपको आभास होता है। यानी ये आपको एपरेंट वेट कहेंगे। या कभी आपका अधिक वेट आपको दिखता है कि आपका वेट अधिक हो गया है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, आभासी भार। ये आपको आभास होता है, ये आभासी भार, यानी ये आपका क्या हो गया, एपरेंट वेट। बट दिस इज नॉट द रियलिटी, ओके। दिस इज नॉट द रियलिटी, इट इज द जस्ट एपरेंट वेट। ये क्या है, आपका आभासी भार है, वास्तविक भार। अब एक चीज समझिए, अभी आपको मैंने बताया था कि ये कोई भी व्यक्ति है जैसे कि लिफ्ट में खड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाया जाएगा आपको अभी। अब इस व्यक्ति का वेट कहाँ काम करेगा, जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो वेट है ये क्या है, आपका एक्चुअल वेट है। ये क्या है आपका, ये एक्चुअल वेट है ना भाई। ये क्या है, एक्चुअल वेट है। यानी कि जो व्यक्ति का वास्तविक भार है वही एक्चुअल वेट है। और अभी मैंने आपको बताया आभासी भार, तो आपको याद रखना है कि ये जो एपरेंट वेट की जो हमने बात की है, ये एपरेंट वेट। और मैंने आपको यहां पर एक चीज आपको बताया था कि ये जिस भी सरफेस में खड़ा होगा, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, जो परपेंडिकुलर या तो उस व्यक्ति के आप बोल सकते हैं या उस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर काम कर रहा होगा। क्लियर है। तो अब ये जो आपको आभास जो होता है ना भार का, या आभासी भार जिसको कहते हैं, या जिसको आप एपरेंट वेट का नाम देते हैं, ये किस कारण, तो ये इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण आपको आभास भार फील कराता है। ये नॉर्मल रिएक्शन ही। क्लियर हुआ। यानी आपका एक्चुअल वेट W, जो आपका नीचे काम कर रहा वेट, और जो आपको मैंने बताया इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होता है, इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण आपको क्या फील होता है, एपरेंट वेट का फील होता है। क्या फील होता है आपको, आभासी भार का क्या होता है, आभासी भार का आपको फील होता है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक आपको होप शो की हर एक पॉइंट, हर एक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रू वेट किसे कहेंगे, एपरेंट वेट किसे कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन किसे कहेंगे, या जो आपका एक्चुअल वेट है वो क्या होगा। और दूसरे आपको हर एक फोर्स का डायरेक्शन भी, होप शो कि हर एक डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए इस फिगर को यहाँ रखेंगे हम लोग बना करके, क्योंकि इस फिगर का पूरा यूज है हमेशा ही इस चैप्टर में। तो आपको पता है नीचे आपका क्या होगा, एक्चुअल वेट काम कर रहा होगा mg, और जस्ट आपके उसके परपेंडिकुलर या इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होता है। और इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण क्या होता है, आपको एपरेंट, आपको क्या फील होता है, आपको एपरेंट वेट यानी कि आभासी भार का फील होता है। चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों का चैप्टर है मोशन ऑफ लिफ्ट एलिवेटर या फिर मोशन ऑफ एलिवेटर, ठीक है। अब ये चैप्टर क्यों आखिर, क्योंकि आपका चैप्टर क्या है, मास, है ना।
आपका चैप्टर क्या है, मास एंड वेट एंड डेंसिटी। तो डेंसिटी तो अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये जब आप मोशन ऑफ लिफ्ट होती है, यानी कि जब आप लिफ्ट में चढ़ रहे होते हैं, तो जब लिफ्ट में चढ़ते हैं तो लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है या लिफ्ट नीचे आ रहा होता है, तो आपका जो वेट है ना उसमें चेंजेस देखने को मिलती है। तो यहां से सवाल आपका एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसे चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला केस लेंगे हम लोग, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज और आपको समझना है, क्योंकि मैंने समझा रखा है स्पीड एंड वेलोसिटी में कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। मैंने क्या बता रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, नियत वेग। इसे क्या कहेंगे, नियत वेग। इसका मतलब क्या है, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, इसको भी आपको समझना होगा। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में, ठीक है, या एक टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कांस्टेंट, यानी हर एक सेकंड में आपको जो वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी अगर 30 मीटर पर सेकंड है, तो अगला छठा सेकंड में आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड ही है। ये हो गया आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। चलिए, ये आपको मैंने करवा रखा है स्पीड वेलोसिटी, आपने वीडियो देख रखा होगा, एप्लीकेशन में अपलोडेड है, तो भाई क्लियर है। बाकी यहां भी मैंने बता दिया कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हो गया आपका, आपकी जो वैल्यू है स्पीड की वो हमेशा हर सेकंड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो आप एक बात बतलाइए, एक्सेलरेशन क्या होगा उस केस में, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए जब भी बात होती है कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो उसमें क्या होगा आपका एक्सेलरेशन 0। क्यों, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो अब देखिए, अभी आपका मान के चलते हैं जो 10वां सेकंड में आपकी जो स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 11वें सेकंड में आपकी स्पीड क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। तो भाई ये क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जब आप निकालेंगे 30 माइनस 30 होगा ना, फाइनल भी 30, फाइनल भी 30, देख सकते हैं फाइनल भी 30 और इनिशियल भी 30, इनिशियल भी 30 डिवाइडेड बाई टी। तो टाइम ड्यूरेशन डिफरेंस 1 कुछ भी हो, बट ऊपर में आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस आपका एक्सेलरेशन 0। यहां भी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो पहला केस यही हम लोग लेंगे भी, यहां से आपका क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप स्पीड वेलोसिटी में कर ले या फिर आपको यहां पे समझ में आ गया, इसलिए मैंने यहां करवा भी दिया। चलिए पहला केस लेंगे हम लोग। पहला केस क्या लिया, मैंने नोट्स में भी लिख रखा, चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें है नहीं। देखिए पहला केस यहाँ और भी मैंने बेसिक से नोट्स में लिया, हालांकि मैं इसको भी कराता भी नहीं, बट यहाँ पे ले लिया गया, तो चलिए करा देता हूँ। केस 1, ठीक है, इफ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा यहीं से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी यहां दिया गया, मतलब ये बोला गया है कि अगर लिफ्ट जो है एक नियत वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, यानी कि हर सेकंड में उसकी जो स्पीड क्या हो रही होगी, कांस्टेंट होगी। यहां पे क्लियर है या नहीं बताइए। तो इट मींस क्या, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी नियत वेग है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे भाई, वो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपकी क्या है, लिफ्ट है। ये आपकी क्या हो गई, ये लिफ्ट हो गई। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं, ये हो गई आपकी लिफ्ट। और इस लिफ्ट में एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की फिगर यहाँ आपको दिखाई गई है, ये है व्यक्ति खड़ा। अब आपको पता है कि जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या काम कर रहा होगा, आपका क्या करेंगे, अगर आप ये खड़े हैं यहाँ पे, तो इसके जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होगा, वेट काम कर रहा होगा। और इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक और फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या हो गई आपकी रस्सी हो गई, और ये हो गई आपकी लिफ्ट। तो आइए अब यहां पे समझिए, तो इस केस को समझना है, यानी कि जब आपकी लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इस केस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके भार में, आपके वेट में। समझिए इस केस में क्या हो रहा है, ये लिफ्ट में खड़ा ये जो व्यक्ति है, यहां मैं एक फिगर बना रहा हूं अलग से, इसको देखिएगा, इस फिगर में समझिएगा, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति क्या अगर बात किया जाए, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इस लिफ्ट पे एक फोर्स लगाएगा नीचे, कितना फोर्स लगाएगा, mg, ठीक है भाई। और ये लिफ्ट भी, यानी लिफ्ट में जो सरफेस में खड़ा है, ये लिफ्ट में जो खड़ा सरफेस में ये जो व्यक्ति है, इसके ऊपर भी क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात बताइए, ये भी क्या है, एक फोर्स है ना, और ये भी क्या है आपका, एक फोर्स है। ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2। यानी ये वही वाला केस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है और इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 3 न्यूटन, अगर, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन और यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन, यानी कि
इसको जस्ट में आप ऐसे समझिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये हो गया नीचे 10 न्यूटन और ऊपर इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यानी ये हो गया आपका वेट और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी आप एक बात बतलाइए, अगर ये केस अगर ऐसा हो जाए, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन यानी वेट, और नॉर्मल रिएक्शन में भी 10 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट में कोई मोशन होगा? हमें ये बताइए, क्या इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन होगा? नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा? एज इट इज यहीं पर रहेगा। ठीक है, यहीं पर रहेगा। यहां पे बात क्लियर है? ठीक है। अब आइए लिफ्ट के केस में। तो लिफ्ट के केस में जो आपने पहला केस लिया है कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में ऊपर जा रही हो या फिर नीचे आ रही हो, ठीक है ना, इफ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है भाई वो है आपका जीरो। क्या है? वो है आपका जीरो। ठीक है, तो जब भी अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या फिर अपवर्ड जा रही हो या डाउनवर्ड जा रही हो, तो उस केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है और आपका जो वेट होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी R इक्वल्स टू क्या हो जाता है? आपका mg। ठीक है, तो इस केस में इस लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, इस लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, अब एक बात बतलाइए, इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण मैंने आपको क्या बताया था? आपको कौन सा भार आपको फील होता है? एपरेंट वेट। कौन सा है वेट? एपरेंट वेट। और ये क्या हो गया? आपका एक्चुअल वेट। ये क्या हो गया? आपका एक्चुअल वेट। तो यहां आप क्या देख पा रहे होंगे? R इक्वल्स टू mg है, यानी आप समझ गए हैं कि जब कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड या कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा होगा, तो उस लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का जो वेट है, एपरेंट वेट या फिर एक्चुअल वेट, वो क्या होगा? इक्वल होगा। पहला केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताइए। आइए नोट्स में देख ले हम लोग एक बार। यहां ये बताया गया, देखिए यही कोई यहां से आपके सवाल बनेंगे अगले में। ये केस नंबर 1 है, ये इजी है, ठीक है, लेकिन केस 2 केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 2 केस 3 केस 4 और केस 5। तो पहला केस आपको समझ में आ गया कि इफ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर लिफ्ट एक निश्चित वेग से ऊपर या नीचे जा रही होगी तो इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस केस में आपने देख लिया जो आपका एक्चुअल वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि कैपिटल R है वो क्या हो जाएगा भाई? वो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? mg हो जाएगी। यानी जो एपरेंट वेट होगा और आपका जो एक्चुअल वेट है वो दोनों इक्वल होगा। यानी आपका भार क्या अधिक होगा या कम होगा? नहीं, ना तो आपको फील होगा कि अधिक जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये ऊपर जाएगी तब। तो ये लिफ्ट अगर ऊपर भी जाएगी तो भी आपका जो भार होगा वो एक्चुअल वेट या फिर एपरेंट वेट दोनों बराबर ही होगा। यानी 60 न्यूटन अगर आपका वेट है तो ये लिफ्ट अगर ऊपर भी जा रही होगी या फिर ये लिफ्ट नीचे भी आ रही हो तो इस व्यक्ति को अपना भार या फिर एपरेंट वेट कितना फील होगा? 60 न्यूटन ही होगा। ठीक है, अब दूसरा केस, क्योंकि ये वाला केस आपका बन गया, यानी कि ये जो बक्सा था, इस बॉक्स में जो फोर्स काम कर रहा है ये वाली फोर्स, ठीक है, यहां पे दोनों साइड जो फोर्स लग रहा है इक्वल फोर्स लग रहा है, यानी कि R इक्वल्स टू क्या हो गया? आपका एक्चुअल वेट, यानी कि R इक्वल्स टू mg हो गया। चलिए अब दूसरे केस हम लोग आते हैं। तो दूसरा केस क्या दिया गया आपको? चलिए केस नंबर 2। तो केस 2 में बोला गया है इफ लिफ्ट इज, देखिए केस 2 है आपका, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, इट मीन्स इसका मतलब क्या है भाई? एक्सेलरेशन ए, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन है। बॉडी में एक्सेलरेशन मतलब ये जो आप लिफ्ट देख पा रहे होंगे, ये लिफ्ट में क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, यानी कि हर सेकंड में या हर मिनट में या हर आवर में आपकी जो स्पीड क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। इसे आप क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे आप कहेंगे आपकी जो बॉडी है वो क्या है? एक्सेलरेशन में। यानी कि जैसे कि मैं अगर यहां लिख दूं आपका जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, या फिर ऐसा समझिए ना, आप स्मॉल g को ही लेकर के समझिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या? एक एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड में आपका जो बॉडी का जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कैसे? तो देखिए हमने क्या किया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की है। 9.8 क्या आप इसको लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड हो गया, ये बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? स्पीड की है। और सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, जी को आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में जो लिफ्ट है उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज होगी? 10 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि कोई लिफ्ट है, अगर 5वें सेकंड में इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो छठे सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 7वें सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन में हो गया ये लिफ्ट, या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें इस केस में यानी कि इस केस में आपसे ये पूछेगा कि अगर कोई लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति, और वो लिफ्ट में क्या है भाई, एक्सेलरेशन है, यानी कि वो लिफ्ट जो है मूव कर रहा है अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। अब यहां आपको ध्यान रखना है, ये केस क्या है, ये लिफ्ट का केस है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए। अगर ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नीचे वाला केस नंबर 3 होगा। अभी हमें यह देखना है यहाँ पे कि इस केस में हमें यह समझना है कि यहाँ आपका जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, आपकी ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है ना, विथ एक्सेलरेशन ए। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा, देखिए यहाँ आपको यह समझना है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और आपको ये बोल दिया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रही है, यानी कि ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है। इट मींस क्या, इस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होगा ये किधर होगा, इधर होगा। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे एक फोर्स काम करेगा F1 और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा F2। तो जो F2 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन F1 होगी। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो डायरेक्शन दिखाया गया आपको अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है या ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा वो भी किधर लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो जस्ट एक रफ मैं डाटा ले रहा हूं, F1 की वैल्यू अगर 10 न्यूटन है तो F2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन F1। 11 न्यूटन हो सकता है, 12 न्यूटन हो सकता है, कुछ भी। तो जस्ट एक रफ मैं आपको ले रहा हूं 12 न्यूटन। तो अब बताइए, यानी 12 न्यूटन कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि 12 व्यक्ति इधर हो गया, ठीक है ना, 12% इधर, और इस आपके राइट हैंड साइड में, और इधर ले लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर कितना 10% काम कर रहा होगा। तो ये 10% इस 10% को क्या करेगा, कैंसिल ईच अदर। लेकिन जो 2% है जो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो ऊपर क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच रहेगा, यानी कि नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1 कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। कैसे आया 2 न्यूटन, ये समझ पा रहे होंगे, 12 माइनस 10, यानी ये 2 न्यूटन के कारण ये लिफ्ट क्या कर रहा है, या ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहीं पे बस इसको बस क्या करना है, आपको लिफ्ट समझ लेना है। ये आपका लिफ्ट है और आपको बोल दिया गया ये लिफ्ट क्या है, आपका ऊपर जा रहा है। अब इस लिफ्ट में क्या है, कोई एक व्यक्ति खड़ा है। तो इस लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना एक्चुअल वेट नीचे इसको खींच रहा होगा, ठीक है। और इसके जस्ट इसके सरफेस में एक, यानी कि इसके परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। लेकिन अब आपको यहां ये समझना है कि ये बॉडी क्या जा रही है, आपकी ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए। इट मीन्स कि ये जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या, एक फोर्स है। ये ग्रेटर देन क्या है, आपकी जो एक्चुअल वेट से, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन है आपका mg से, है या नहीं भाई, ये बताइएगा। बिल्कुल। तो अब एक बात बतलाइए, नेट फोर्स इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स क्या है, ऊपर r है जो ग्रेटर देन है क्या है, mg से, तो r माइनस mg लिखेंगे। जो आपने यहां पर अभी लिखा है, जो आपने यहां अभी आपने लिखा है F2 माइनस F1, यानी कि ये F2 क्या हो गया भाई, ये F2 क्या हो गया, ऊपर लग रहा R हो गया, और ये जो F1 नीचे लग रहा है ये क्या हो गया, आपका वेट हो गया। यानी ये F2 क्या हो गया, R हो गया, और F1 क्या हो गया, आपका वेट। तो बस वही, ये क्या है, आपका नेट फोर्स है। ये देखिए नेट फोर्स है, और नेट फोर्स इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। बस यहाँ वही लिख दिया गया आपका कि F नेट क्या हो जाएगा भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, और F नेट क्या हो जाएगा, R माइनस mg। R से माइनस करेंगे mg को, क्यों, क्योंकि R ग्रेटर देन है, क्योंकि R ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि आपका जो लिफ्ट है ऊपर जा रही है। इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे, अब मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, ठीक है। यहां से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस g। अब बताइएगा यहाँ पे क्या आपका इक्वेशन आया है, R इक्वल्स टू आपका जो इक्वेशन आ रहा है m a प्लस g आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, R के कारण, यानी नॉर्मल रिएक्शन के कारण आपको क्या फील होता है, कौन सा वेट, APPARENT, एपरेंट वेट, यानी कि आभासी भार इसको कहते हैं, है ना। तो अब एक बात बतलाइए, आपका एक्चुअल वेट कितना है, मास इंटू जी, mg है। बट आपको इस R के कारण जो आपका जो भार फील होगा क्या होगा, देखिए
मास में आपका ये जी के अलावा आपका ए भी आ जाएगा, यानी लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। इट मींस क्या हो जाएगा कि जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से, है ना, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही होगी तो उस लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति को अपना भार कैसा आभास होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एपरेंट वेट की जो वैल्यू आ रही है और एक्चुअल वेट की वैल्यू क्या है, mg। मान के चलते हैं मास का वैल्यू क्या होगा, आपकी मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा है, वो मान के चलते हैं आपका 6 kg है, और g की वैल्यू 10 हम ले रहे हैं, तो 60 न्यूटन है आपका टोटल वेट। बट इस केस में आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो मास 6 है, क्योंकि वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, मास नेवर भी चेंजेस। तो ए की वैल्यू क्या है, मान के चलते हैं ए का वैल्यू, लिफ्ट का कोई भी एक वैल्यू मैं ले रहा हूं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है ऊपर, और जी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो अब इस केस में आप जब निकालेंगे 10 2 क्या हो गया, 12 छक 72 न्यूटन। ये आप देख सकते हैं, या एक एक्सेलरेशन में तो 11 छक 66 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो एक्चुअल वेट है व्यक्ति का कितना, 60 न्यूटन, लेकिन जब कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो उस व्यक्ति को अपना भार कितना फील करेगा, वो 72 न्यूटन। कब, जब इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तब, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू ली है। तो ये आपको केस क्लियर हुआ या नहीं है? देखिए मैंने प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया। मैंने हमेशा ही इस पूरे चैप्टर को, पूरे साइंस में, चाहे ग्रुप डी की ले लो, चाहे बीपीएससी चले जाए, जेपीएससी चले जाए, हर जगह मैंने पूरी चीजों को इसी लेवल पे जाके समझाया है। अब जैसे ये पॉलिटी में आपने देखा फंडामेंटल राइट्स को मैंने काफी खोला चीजों को, खैर उनको साइड रखते हैं अभी। आइए बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि दूसरा केस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ आपने ये देख लिया कि भैया आपका जो लिफ्ट है वो तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इट मीन्स की जो नेट फोर्स आपका आर है, सॉरी जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा ये ऊपर डायरेक्शन में है ना। तो नेट फोर्स ऊपर डायरेक्शन में काम करेगा, तो एफ नेट हम कैसे निकालेंगे, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कैसे निकलेगा, ऊपर क्या है आपका वैल्यू आर है, नीचे क्या है आपका वेट एम जी इक्वल टू एम ए। क्लियर है यहाँ तक चीजें, कोई दिक्कत है तो ये बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज यहाँ लिख दी गई है, देखिए ये सारी चीजें वही मैंने अभी जो लिख के यहाँ से आपका डाटा निकाला है। आर की वैल्यू यानी कि रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल, जिसके कारण आपको क्या फील होता है, एपरेंट वेट का फील होता है। तो इस केस में क्या है, एपरेंट वेट, उस व्यक्ति का जो एपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन, ये रहा, उसका वेट क्या होगा, ग्रेटर देन ट्रू वेट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि mg प्लस एपरेंट वेट क्यों अधिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है mg प्लस एम है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg प्लस एम, और ट्रू वेट क्या mg, यानी इसमें क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट इस केस में क्या होगा, उस व्यक्ति को इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगी, ठीक है, भार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केस नंबर 2 क्लियर है। चलिए केस 3 हम लोग देखते हैं। केस 3 अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। चलिए भाई अब देखिए अब क्या होगा केस 3 में, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपकी ये कोई लिफ्ट है, ठीक है मेरे भाई, इस लिफ्ट में व्यक्ति कोई खड़ा होगा, बिल्कुल होगा, इस लिफ्ट की रोप है ये आपकी। अब आपको पता है कि यहाँ पे केस 3 में आपको ये बोला जाएगा कि ये जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ ए एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन मतलब आपको अब समझ में आ रहा हो, यानी कि नीचे जा रही है ए त्वरण से। तो अब आप बताइए कि इस व्यक्ति का भार, इस लिफ्ट में खड़ा जो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा, कैसा फील होगा, ट्रू वेट अधिक होगा या एपरेंट वेट अधिक होगा, उस व्यक्ति को भार कैसा फील होगा, अधिक या कम। तो हमें पता है कि इसका क्या है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो इसके नीचे जस्ट एक फोर्स काम कर रहा होगा, एक्चुअल वेट, ठीक है मेरे भाई, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा जिसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें पता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे एक फोर्स काम कर रहा है F1 और इसके जस्ट ऊपर काम कर रहा है एक फोर्स F2, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन दे दिया गया है नीचे, इट मींस क्या है, F नेट किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी F1 क्या होगा इस केस में, ग्रेटर देन F2 होगा। तो जस्ट एक एग्जांपल, अगर ये 10 न्यूटन है तो इधर क्या होगा, 10 न्यूटन से कम मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूं तो 7 न्यूटन। तो F नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, F नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, MA हो गया, F नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और F1 माइनस F2 करेंगे यानी कि 10 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया, MA, यानी कि 3 इक्वल टू MA, है ना, ये आया। अब इसको लिफ्ट से हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए अब ये हो गए आपकी लिफ्ट, ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर है कोई व्यक्ति खड़ा। अब ये लिफ्ट जो है आपकी ए एक्सेलरेशन से जा रही है नीचे, तो इस व्यक्ति का जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करेगा, वेट काम करेगा मेरे भाई mg, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा जिसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं F2 से, ठीक है,
यानी ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया F2 और ये F1 क्या हो गया आपका यहाँ पे जो मैंने दिखाया लिफ्ट के केस में वेट। ठीक, तो अब ये लिफ्ट अगर नीचे आ रही है इट मीन्स क्या है कि F नेट कहाँ जा रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। तो F नेट कैसे निकलेगा हम लोगों का, F नेट कैसे निकाले अभी हम लोगों ने, आपने देखा F1 माइनस F2 यानी कि जो फोर्स ज्यादा बड़ा उससे हम माइनस करेंगे। तो ज्यादा बड़ा क्या है आपका एक्चुअल वेट है यानी mg। चलिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख दूं, F नेट का मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। ठीक है, तो F नेट कैसे निकलेगा, F नेट कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा किसका, एक्चुअल वेट का और नॉर्मल रिएक्शन जो काम कर रहा है ऊपर, यानी कि नीचे कितना, क्योंकि अधिक फोर्स है ये mg, तब तो नेट फोर्स नीचे काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा mg माइनस r, ऊपर क्या है भाई r लग रहा है, यानी r इस बार छोटा है इस केस में, r क्या है लेस देन आपका mg है इस केस में, तभी तो ये बॉडी ये लिफ्ट नीचे आ रही है। तो इस केस में क्या आ जाएगा ma। तो अब यहाँ केस में हम लोग r निकालेंगे तो ये r क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो m g माइनस एम ए आ गया है। तो इस केस में r की वैल्यू क्या आ रही है, m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस ए। अब यहाँ पे आपको देखनी है भाई ये r के कारण कौन सा वेट आपको फील कराएगा, ये आपको एपरेंट यानी कि ये आपको आभासी भार फील कराएगा। ठीक है ना, आभासी भार यानी कि एपरेंट वेट, और एक्चुअल वेट क्या है आपका mg है, समझिएगा। और ये लिफ्ट ए जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। तो भाई यहाँ पे सिंपल से पहले कैलकुलेशन करिए, आया ऐसे समझिए पहले कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है इस बार में जी में से ए को माइनस किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास तो है, ये भी मास है, यहाँ पे जी में जी ही रखा गया, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि मैं 10 मान के चलते हैं मास 6 kg है। तो इस केस में वेट कैलकुलेट करेंगे 10 लेकर के, तो वेट कितना आया 60 न्यूटन का है ये व्यक्ति। लेकिन इस केस में आप देखेंगे जी में से कुछ वैल्यू माइनस करना होगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 kg मास हो गया, ये हो गया मास की वैल्यू 6 kg, जी की वैल्यू मैं 10 लिया हूँ, ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस केस में आपका जो आर का वैल्यू आएगा 6 × 8 यानी कि 48 न्यूटन का। यानी कि उस लिफ्ट में व्यक्ति, आप फील भी करते होंगे कि जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं तो जब लिफ्ट नीचे आ रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप काफी कम वजन के, आपको ऐसा फील हो रहा होता है। ये रीजन यही है कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ये क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों है ये आपने देख लिया है पूरा का पूरा इक्वेशन के साथ। तो अब इस व्यक्ति को अपना भार कैसा आभास होगा, ऐसा फील होगा कि ये 48 न्यूटन का है ये व्यक्ति, बट एग्जैक्ट इसका वेट कितना है 60 न्यूटन। इट मीन्स क्या है कि जब कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा तो उस लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति का भार क्या होगा, कम उसको फील होगा। चलिए केस नंबर 3, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है ना, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही होगी तो यहां आपको सारी चीजें मैंने यहां बना दी है भाई। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैं कर दे रहा हूं एक बार, क्योंकि केस 4 केस 5 काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। यहाँ दिखाया गया है कि ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, इस बॉडी पे वेट काम कर रहा है mg, ऊपर जो है r काम कर रहा है, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे लगेगा। तो नीचे लग रहा है यानी कि mg ग्रेटर देन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स जो आपका आ रहा है F नेट इक्वल्स टू ma है। तो नेट फोर्स में क्या करेंगे हम लोग, mg में क्या करेंगे r माइनस कर देंगे, तो ये रहा आपका mg माइनस आर इक्वल्स टू ma। ठीक है ना, mg माइनस आर इक्वल्स टू ma। तो यहां से हमने r की वैल्यू निकाल दी है mg माइनस a। तो इस केस में क्या है, आपका जो एपरेंट वेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि mg माइनस a है, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ट्रू वेट से। ट्रू वेट क्या है आपकी mg है, और ये आपका एपरेंट वेट mg माइनस m है, यानी कि माइनस हो रहा है, तो भार क्या होगा, घट जाएगा, यानी वेट विल रिड्यूस। यानी ये कौन सा केस हो गया, अभी आपने 3 केस देखा है, मैं तीनों केस एक बार आपका यहाँ रिवाइज करवा दे रहा हूँ, तीनों केस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 3 केस मैंने लिया भाई, 3 केस मैंने कौन कौन सा लिया, सबसे पहला केस, ये दूसरा केस, और ये आपका तीसरा केस, कि आपकी जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू से अपवर्ड जा रही है या फिर डाउनवर्ड जा रही है। तो इस केस में आपका r इक्वल्स टू mg है। अब r इक्वल्स टू mg आप समझ पा रहे हैं, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों का केस बराबर होगा, यानी कि आपको कोई भी आपके भार में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये लिफ्ट जो है आपका, ठीक है ना, लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है तो आपका जो r है वो ग्रेटर देन mg हो जाएगा, यानी आपको क्या होगा, अधिक भार, आपका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब यही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो r लेस देन mg हो जाएगा, यानी कि आपका जो वेट है आपको कैसा फील होगा, कम फील होगा। चलिए अब आगे चलते हैं चौथे केस में। चौथा केस क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा केस आपका। अब 2 केस ही बच गया है, यहीं से हम लोग समाप्त भी करेंगे इस चैप्टर को। मास वेट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा।
इसके अलावा आपको कोई मतलब कि मैंने 150-200 के आसपास क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तो अब क्या ही आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, कहीं से क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। ठीक है, केस 4, इफ रोप इज ब्रोकन इन लिफ्ट, अगर लिफ्ट जो मैंने रस्सी दिखाई थी ना लिफ्ट की, अगर वो रस्सी ही टूट जाए, या एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि लिफ्ट क्या हो जाएगा, फ्री फॉल, मुक्त रूप से, या ऐसा भी मिलेगा लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, यानी कि जी से वो लिफ्ट क्या हो, जैसे कि अब समझिए इसको मतलब क्या है, ये क्या थी आपकी लिफ्ट थी, ये थी आपकी एक्सेलरेशन। हो सकता है ये लिफ्ट, ये क्या आपकी रोप है, ठीक है, हो सकता है ये रोप ही टूट जाए। ये रोप का टूट जाना मतलब क्या है, ये जो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी, तो ए एक्सेलरेशन से, है ना, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा जब रस्सी टूट जाएगी लिफ्ट की। तो इसलिए एग्जामिनर ये वर्ड ना लिख करके डायरेक्ट लिख देगा इफ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी। ठीक है, समझ में आया। तो जिस केस में यानी कि रोप जब ब्रोकन हो जाए, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए या फिर फ्री फॉल हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल, यानी कि आपका लिफ्ट मूव करने लगे डाउनवर्ड और रस्सी टूटेगी, तो कॉमन सेंस है लिफ्ट ऊपर जाएगी, रस्सी टूटने के बाद तो भाई नीचे ही आएगी ना। तो ये जो केस बनेगा रस्सी टूटने के बाद का केस, वो नीचे आएगी। यानी कि आपको एग्जामिनर में ऐसे पूछेगा कि इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, कहने का मतलब ये है कि लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। अगर ऐसा लिख दिया गया कि इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, इट मींस लिफ्ट की रस्सी क्या हो गई, ब्रोकन हो गई है। तो अब इस केस में कैसे काम होगा इसे हम लोग समझते हैं। चलिए, यानी अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो लिफ्ट है नीचे जाएगी क्योंकि रस्सी टूट चुकी है। अब इस लिफ्ट के व्यक्ति अंदर खड़ा है, तो एक तो आपको पता है कि इसका अपना वेट नीचे काम कर रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। हमें ये पता है कि नेट फोर्स भी किस डायरेक्शन में नीचे काम कर रहा होगा, और इस लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो गई होगी जी के, क्योंकि रस्सी टूट जाने के बाद जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन है वो, अब वही उसके पास क्या वेलोसिटी है, किस एक्सेलरेशन से, यानी कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसी से वो क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, यानी अर्थ की ग्रेविटी से कारण। क्योंकि अर्थ, एक चीज को समझिए, आप इतना डिटेलिंग कर चुके हैं तो आप और भी अच्छे से समझिए, ये क्या है, आपका अर्थ है और ये आपका लिफ्ट है, लेकिन ये नीचे आएगा, क्यों आएगा नीचे, क्योंकि ये अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच रहा होगा गुरुत्व बल से, याद करिए। लेकिन इसके ऊपर आपने एक रस्सी लगा दिया है ना, अब इस रस्सी लगाने के कारण आपने क्या कर दिया, इस ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट आपने कोई कार्य किया है, अब उसको ऊपर नीचे। लेकिन अब जब यही टूट गया, यानी ये पूरा रोल आपने जो एक्सटर्नल वर्क कराया किसी भी मशीन से, अब वो वर्क करना खत्म हो गया। इट मींस अब पूरा अर्थ काम कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है, इसलिए तो अब इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो अर्थ की गुरुत्व त्वरण के बराबर हो जाएगी। इस रस्सी के कारण इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग था और अर्थ की गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। समझ में आया ये एग्जैक्ट क्या कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे। चलिए, इतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चीजों को समझिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं साइंस में तो चीजें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे काम करेगा भाई। अब यहाँ केस क्या है, आपकी जो रोप है वो ब्रोकन हो चुकी है, यानी ये जो रोप है ये आपकी ब्रोकन हो गई है। इट मींस आपका जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो इक्वल हो गया है गुरुत्व त्वरण के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स और काम करेगा सर, कौन सा फोर्स होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब इस केस में हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट की वैल्यू देखिए, एफ नेट नीचे है क्योंकि मोशन इसका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी क्या है कि एम जी ग्रेटर देन, इस केस में भी आर होगा क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है। तो क्या हो गया भाई, एम जी माइनस आर हो गया इक्वल्स टू एम ए। तो आर को उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, आर को उस साइड ले जाएंगे तो एम जी माइनस एम ए हो गया। आर को और सिंप्लीफाई करते हैं, एम कॉमन लेके जी माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे खेला देखना है आपको कि एम हो गया, अब ये जी की वैल्यू कितनी हो गई और ये की वैल्यू क्या है, तो जी इक्वल्स टू ए या ए इक्वल्स टू जी, आप कुछ भी लिखिए, तो जी माइनस जी लिखिए, तो ये कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। यानी जो आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा था, यानी कि जब आप लिफ्ट पे खड़े हुए हैं तो आप लिफ्ट पे क्या कर रहे, एक फोर्स लगा रहे एम जी, और ये लिफ्ट भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था आर। ये जो लिफ्ट जो आपके ऊपर फोर्स लगाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, कब, जब इस लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका वेट कैसा फील होगा, तो भाई आपको कैसा फील होगा, आर इक्वल्स टू 0, यानी एपरेंट वेट क्या हो जाएगा आपका, एपरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा, यानी आपको वेट लेस आप फील करेंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारा कोई वेट है, यानी इसको हम लोग साइंटिफिक वर्ड कहते हैं भारहीन, और इंग्लिश में कहेंगे वेट लेस हो गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे लिख दी गई है साफ साफ
इसको इक्वेशन को r इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, यहाँ मैंने निकाल के दिखा दिया है, r इक्वल्स टू एम जी, ये रहा r इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, और यहाँ पे a इक्वल्स टू जी है क्योंकि रोप टूट चुकी है लिफ्ट की, a इक्वल्स टू 0 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी एपरेंट वेट क्या हो गया भाई 0 हो गया, यानी भारहीनता की अवस्था हो गई, यानी वेटलेसनेस हो गई है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछ ले चौथा केस, चलिए चौथे केस में आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। चौथा केस आपसे ये पूछा जाए क्या कि लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है, ये आपको वर्ड मिलेगा एग्जामिनेशन में कि उसकी एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी गुरुत्व त्वरण के केस के, गुरुत्व त्वरण के बराबर। तो इस केस में r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी वेटलेसनेस लिख सकते हैं या फिर भारहीनता की अवस्था बन जाती है। ठीक है, चलिए साहब ये हो गया। अब अगला है पांचवा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं, खत्म करते हैं पांचवें पॉइंट के साथ इसे भी। पांचवा पॉइंट क्या होगा इसे समझिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए पांचवा केस में क्या बोला जाता है इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए पांचवें केस में क्या होगा कि ये जो आपकी लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है, अभी ये जो लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है, लेकिन जो नीचे आएगी इस केस में, पांचवें केस में, इस केस में क्या होगा, जो लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो गुरुत्व त्वरण से भी अधिक हो जाएगी, यानी a ग्रेटर देन 0, यानी लिफ्ट जिस स्पीड से नीचे आ रही है ना, यानी कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी उससे भी अधिक हो जाएगी। तो इस केस में आप बताइए क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि एफ नेट कहाँ काम करेगा, नीचे लग रहा है, यानी कि नीचे कौन सा फोर्स लगेगा mg, यानी कि mg इस केस में भी ग्रेटर देन होगा, और ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा r। तो चलिए एफ नेट हम लोग निकाल लेते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या हो जाएगा, mg ग्रेटर देन है r से, तो mg माइनस क्या हो जाएगा r, mg माइनस r इक्वल्स टू ma। अब हम लोग यहाँ से r निकाल लेते हैं, r की वैल्यू, r उस साइड चला जाएगा, तो mg माइनस ma। ठीक है, देखिए लास्ट में मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा, बस एग्जामिनेशन में वही इक्वेशन यूज करके आपको काम खत्म कर लेना, लेकिन ये कंसेप्ट को समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, m कॉमन लेकर के g माइनस a। अब इस डाटा से चीजों को समझिएगा यहाँ पे। अब हुआ क्या है, यहाँ पे आपकी जो लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन 0, g से ज्यादा हो गई है। इट मीन्स क्या, समझिए, r इक्वल्स टू m, g की वैल्यू कितनी है 10 है, अब 10 से ज्यादा हो गई, मान के चलते 11 हो गई, तो आप इसको सॉल्व करिए। m का वैल्यू कितना था 6 था, और इसको सॉल्व करिएगा तो -1, ठीक है ना, -1 हो गया, यानी कितना आ गया -6 न्यूटन, है ना, -6 न्यूटन आपका, यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव में आपकी एपरेंट वेट हो गई है। अब याद करिए मैंने आपको बताया था मास वेट डेंसिटी चैप्टर, इसी चैप्टर में, कि मास क्या होता है, नेवर भी चेंजेस, है ना, मास क्या होता है ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन वेट क्या होता है चेंज हो सकता है, पॉजिटिव भी, पॉजिटिव आपने देखा है, 0 आपने देखा जब हम अर्थ के सेंटर पे आ रहे होते हैं, और आप देखिए आज नेगेटिव भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, वेट आपका नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव कहने का मतलब यह है कि इस लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति खड़ा अभी यहाँ पे था ना, अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये जो व्यक्ति यहाँ पे इस सरफेस में खड़ा था, अब ये जाके इसके लिफ्ट के सरफेस से जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे जाए क्या होगा, जब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 g हो जाएगा, जब लिफ्ट की एक्सेलरेशन g से अधिक हो जाएगी, तो लिफ्ट के छत से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा ये व्यक्ति। ठीक है ना, क्लियर हुआ भाई, यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। पांचवा केस, चलिए तो ये चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। देखिए पांचवें केस में लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है, और वो a क्या है, ग्रेटर देन g है, ठीक है ना, विथ एक्सेलरेशन a एंड a ग्रेटर देन g है। आपका लिफ्ट a त्वरण से नीचे जा रही है और a जो है आपका g से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये a से नीचे जा रही थी और ये a की जो वैल्यू है g से ज्यादा हो गई है, तो इस केस में एक्सेलरेशन आपने देखा, तो r का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव, यानी एपरेंट वेट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो लिफ्ट नीचे तो जाएगी, और लेकिन उस व्यक्ति जो उसके अंदर खड़ा है वो क्या होगा, छत से जाके चिपक जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये छत से जाके चिपक गया। ठीक है, तो यानी पांचवा केस यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, पांचवा केस, और मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ पांचों का पांचों केस। इफ लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इफ लिफ्ट एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, r का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सरफेस से जाके, ठीक है ना, लिफ्ट के सरफेस से जाके क्या होगा, व्यक्ति चिपक जाएगा। चलिए अब आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चारों का चारों केस का मैं आपको इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। यानी कि फर्स्ट केस में आप समझिएगा कि जब कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है या फिर डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू g, यानी क्या हो गया, लिफ्ट नीचे जाएगा, रस्सी टूट गया, और इस केस में क्या होगा, नीचे ही जाएगा ना, क्योंकि लिफ्ट की एक्सेलरेशन गुरुत्व त्वरण से भी अधिक हो गई है। गुरुत्व त्वरण यानी कि नीचे खींच रहा था अर्थ इस त्वरण से,
तो इससे भी ज़्यादा हो गया तो ये भी नीचे वाला केस है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पहला केस आपने ये देखा कि लिफ्ट अगर नीचे आएगी या ऊपर जाएगी तो r इक्वल्स टू mg होगा, ये आपका इक्वेशन था, ठीक है। दूसरा केस में आपने देखा कि लिफ्ट अगर क्या है, a एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जा रही हो तो r ग्रेटर देन mg है ना। तो अब ए लिफ्ट a ग्रेटर देन में ये आपने देख लिया, ये देख लिया, और पांचवा केस में ये आपने देख लिया। तो अब आइए समराइज कर रहे हैं एक इक्वेशन से, या नोट्स में लिखा हुआ, चलिए। यानी आपका जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो बस इतने से ही आपको सारे काम कर लेना है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, या फिर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, या फिर ए इक्वल्स टू जी हो गया है, या फिर ए ग्रेटर देन जी हो गया, और ये नीचे आएगा इस केस में भी। ये तो भाई अंडरस्टूड है ना कि इस केस में नीचे ही आएगा, रस्सी टूट गई तो नीचे आएगी। अब ए का वैल्यू ही ज्यादा होगा तो ये भी नीचे आएगा। अब यहाँ बस ये हो सकता है कि ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगी या ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आएगी। तो इसको कैसे बनाएंगे ये सारे क्वेश्चन को, या फिर अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का भी एक केस मैं दे दे रहा हूँ। इस केस में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी a इक्वल्स टू 0 हो गया है, ठीक है, तो इस केस में तो हमें पता है क्या होता है, r इक्वल्स टू mg होता है। तो आपका वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हटा लीजिए केस 1 को। बाकी यही केस 4 है। इस केस को कैसे एग्जामिनेशन में बनाएंगे तुरंत, तो देखिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन याद रखना है कि आपका जो आभासी भार जो फील हो रहा था किसके कारण, r के कारण, तो r इक्वल्स टू क्या आएगा, mg प्लस माइनस ma, ठीक है ना। mg प्लस माइनस ma, या r इसको और इस पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, g प्लस माइनस a कर सकते हैं। बताइए ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, बताइए। अब आपको ये बस समझना है कि प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। तो देखिए जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी उस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो माइनस लेंगे, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो इस केस में प्लस, यहां पर भी क्या होगा प्लस, और यहां पे भी क्या होगा, हम लोग प्लस साइन लेंगे इक्वेशन में, ठीक है। कब लेंगे प्लस साइन, कब लेंगे, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, चलिए भाई इसे हटा लिया जाए, इससे भी हटा लिया जाए, इससे भी हटा लिया। तो हाँ ये याद रखना है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हम लोग प्लस साइन लेंगे। अपवर्ड में लिफ्ट के केस में प्लस लेते हैं, और डाउनवर्ड के केस में लिफ्ट नीचे आएगी तो नेगेटिव लेंगे इक्वेशन में। यहाँ भी नीचे जा रहा, नेगेटिव लेंगे इक्वेशन में, यहाँ भी जाएगा तो नीचे लेंगे इक्वेशन में। यानी कि ये जो तीनों केस में आपका जो रिएक्शन जो बनेगा, यानी फॉर्मूला जो रिएक्शन निकलेगा, r इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपका जो r का जो इक्वेशन आया है एम जी माइनस ए, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसके वाला जो केस 4 था, r इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, है ना, माइनस ही आया है। और इसके बाद एक और आपका है एम जी माइनस ए। और केस 2 में देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लिफ्ट कहाँ आ रहा था, आपका नीचे आ रहा था। इस केस में भी लिफ्ट नीचे आ रहा था, और ये केस तो आपने देख ही लिया नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये वाला रस्सी टूट गया तो इसमें तो भाई सिंपल सी बात अंडरस्टूड है, नीचे ही आएगा। और एक जो केस आपका ये बच गया, इस केस में क्या आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा, तो जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगा तो हम लोग प्लस साइन लेते हैं। और देखिए इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है भाई। तो अब इतना आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में नहीं करना है, बस ये आपको इक्वेशन से आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपको क्या करना है केवल, ठीक है, मैं दूसरे कलर से यहाँ दिखा दे रहा हूँ। चलिए इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन यूज होगा, इस केस में जो आपका इक्वेशन यूज होगा, r इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, ठीक है। क्या होगा, r इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, अच्छे से लिख दिया जाए भाई। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, एक मिनट भाई रुक जाइए, इसको थोड़ा सा नीचे, चलिए एम जी इक्वल्स टू एम ए हो गया है ना। चलिए ये हो गया एम जी इक्वल्स टू, अच्छा प्लस माइनस ए है, कोई नहीं, चलिए प्लस माइनस। तो इस केस में आपका क्या इक्वेशन आएगा, इस केस में r इक्वल्स टू एम जी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्लस साइन आएगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। और ये तीनों केस में, ठीक है, इस केस में पहला, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथे केस में आपका क्या, लिफ्ट नीचे आ रही है तो g माइनस ए हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एपरेंट वेट क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। आपको भार एपरेंट वेट क्या होगा, घटेगा इन तीनों केस में। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, g प्लस है, यानी कि एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा आप जवाब दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ मैं आपको करवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको लिखा गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से
तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो आपको कोई भी चेंज भार में नहीं मिलेगा। अब लिफ्ट ए ऊपर जा रहा है तो हम प्लस लेंगे, तो हमारा एपरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। देखिए एपरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा, ये व्यक्ति को भार अधिक लगेगा। जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा तो नीचे आ रहा तो माइनस लेंगे, एपरेंट वेट घट जाएगा। देखिए एपरेंट वेट घट चुका है। अब नेक्स्ट ए इक्वल्स टू जी है, रस्सी टूट गई यानी कि लिफ्ट नीचे आएगी तो माइनस लेंगे यानी अपरेंट वेट घट जाएगा। यानी इस केस में हमें क्या होता है, वेट लेस हो जाते हैं, क्योंकि अपरेंट वेट ही पूरा 0 हो जाएगा, भारीनता का महसूस होगा। और ए इक्वल्स टू 0 यहाँ भी अपरेंट वेट घट जाती है, नेगेटिव में चले जाती है, जिसके कारण हम सरफेस में जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, आर के वैल्यू नेगेटिव, तो पूछा जाएगा आर का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। आर का वैल्यू 0 कब होगा, जब ए का लिफ्ट का एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण बराबर हो जाएगा। चलिए भाई, अब इसके अलावा ये चैप्टर मास वेट का खत्म है, कंसेप्चुअली भी मैंने खत्म कर दिया ये चैप्टर को। ठीक है, देखिए कंसेप्चुअली भी मैंने खत्म कर दिया है पूरा, थ्योरेटिकल भी कर दिया है, प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, पीवाईक्यू भी करा दिया है, नोट्स भी अपलोड हो गया है। अब आप देखेंगे वीडियो को जब एप्लीकेशन में तो मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपका यूट्यूब पर भी जाएगा, जो स्टूडेंट चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है या फिर जब भी जुड़े तो आप हमारे साथ, जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं बहुत सारे, इस नंबर पे हमें क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाइंस और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेंसिटी, बहुत उम्दे तरीके से डेंसिटी को खत्म करने वाले हम लोग, बहुत डिटेल जा करके। चलिए भाई, आगे मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।